हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हैं और 2024-25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये पेपर है आपके को करिकुलर सब्जेक्ट का, जिसमें आपको पेपर देना है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। देखिए, बीए बीएससी एंड बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको जो को करिकुलर पेपर का एग्ज़ाम देना है उस पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ से तैयारी जो की जाती है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको अपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीए बीएससी एंड बीकॉम तीनों के लिए। देखो, को करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका होता है बीए बीएससी एंड बीकॉम के सभी बच्चों के लिए एक ही पेपर होता है हर यूनिवर्सिटी में, तो आप तीनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका पेपर यही होगा को करिकुलर, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है और जो को करिकुलर परीक्षा ली जा रही है हर यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका पेपर भी यही है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ करके ओएमआर शीट पर सही आंसर को फिल करना होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप 2 सेमेस्टर दे चुके हैं और ये भी जानते हैं एक साइड इंग्लिश में होता है और एक साइड वही क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, दोनों बच्चों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए भी। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो जो मानवीय मूल्य है वो आवश्यक होते हैं किसके लिए? स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से किसके दृष्टिकोण से माना गया है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? तो देखो, महात्मा गांधी ने माना है कि अगर इंसान के अंदर चरित्र ही नहीं है तो उसका ज्ञान भी पाप है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी आपका राइट आंसर है। देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है एक सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण 4 स्तरों के मूल्यों से होता है और वो 4 स्तर कौन से हैं? आप पहले अपना पूरा ऑप्शन पढ़िएगा फिर देखिएगा। पहला है घर, परिवार, समाज, देश, व्यक्ति, परिवार, समाज, ब्रह्मांड। तीसरा है स्कूल, घर, कार्यालय, मंदिर। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, विश्व में एक सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए घर, परिवार, समाज और देश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 है आपका पाठ्यक्रम को आसान बनाना। तीसरा है व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना। तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में भी मूल्यों का विकास करना, वैल्यूज़ का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ये आपका राइट आंसर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों 1 और 3 आप इस पर ओएमआर शीट पर फिल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्लू सब्सक्राइबर सर्विसेज किस सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सेवा है? तो किसकी है? आपको तो पता है कि ट्विटर की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेशेवर दर्शकों को लक्षित करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है? जो पेशेवर दर्शक होते हैं उनको लक्षित करने के लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो लिंक्डइन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि जीवन का निर्माण करना, दूसरा उद्देश्य है मानव का निर्माण करना, तीसरा है चरित्र का भी निर्माण करना। तो शिक्षा का उद्देश्य तीनों ही उनके अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, याद रखिएगा। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, एक आंदोलन चलाया था समाज में फैली जो धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए।
देखिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व को रेखांकित किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया था? तो उन्होंने मूल पर आधारित शिक्षा को महत्व दिया। जो शिक्षा वैल्यू पर बेस्ड होती है, इसी शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। आप जब पेपर देखेंगे अपना, आपको जब पेपर मिलेगा तो आप ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा दिमाग का यूज़ कीजिएगा, और फिर यहाँ से आप देख कर भी जाएंगे तो आधे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही तैयार रहेंगे। मतलब इससे बेस्ड क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में, तो तैयारी आपकी कंप्लीट रहेगी, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? तो गांधी जी ने कहा अपने 2 फेफड़ों के रूप में अहिंसा तथा सत्य को, मतलब उन्होंने अहिंसा तथा सत्य को अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया था। इनके बारे में इन्होंने हिंसा का विरोध किया और कहा हमेशा सत्य बोलो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, अहिंसा तथा सत्य। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए किस संगठन को भारत सरकार की निगरानी संस्था के रूप में जाना जाता है? तो वो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिश्वतखोरी क्या है? रिश्वतखोरी होता है किसी की कृपा दृष्टि पाने के लिए धन देना। जैसे आप लोग देखते हैं किसी की कृपा दृष्टि पाने के लिए उसे पैसे दिया जाए तो वो रिश्वत लेकर के आपके ऊपर कृपा दृष्टि देता है, तो वो क्या है? रिश्वत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम कब लागू हुआ? आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि एक जगह से कई सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो देखिए जो पहली सोशल मीडिया साइट थी वो थी 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करता है? तो जो साइबर सुरक्षा है वो हैकर्स से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो देखो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन आप पढ़िए, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, ये सब कुछ साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबोव आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है? ई कॉमर्स तो आप जानते हैं, जो ऑनलाइन गुड्स को सेल किया जाता है, ई कॉमर्स सेवा जो होती है, ऑनलाइन सेवा दी जाती है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या फिर मिंत्रा पर, मीशो पर क्या करते हैं, कोई भी सामान आपको ख़रीदना होता है, आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ आपके घर तक डिलीवर होकर आती है, तो वो सब क्या है? वो ई कॉमर्स कंपनी है। तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन पढ़ो, अमेज़न भी आपकी ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है, तो तीनों ही ई कॉमर्स से संबंधित कंपनियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में सतत विकास की किस धारणा पर अधिक जोर दिया जा रहा है? तो 21वीं सदी में देखो सतत विकास की कौन सी धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? तो वो धारणा है आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा, ये तीनों ही है, इन तीनों पर ही जोर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर्म ही पूजा है इसका अभ्यास किया जाता है, तो कर्म ही पूजा है इसका अभ्यास भारत द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ शब्द से क्या तात्पर्य है? देखो अर्थ का मतलब होता है ना मनी से, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका धन राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए CSR किस पर लागू होता है? तो CSR जो है ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है? तो कॉर्पोरेट नैतिकता के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करना क्या कहलाता है। अगर आप दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए, विकल्पों में से आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, उनमें से सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करना यानी चूज करना क्या कहलाएगा। मतलब आपके पास, अगर देखिए मेरे हाथों में पेन है, अगर आपको पाँच छः तरह के पेन दिखा करके पूछा जाए इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा तुम चूज़ करोगी, तो आप पहले सोचेंगे, फिर उसमें जो सबसे सर्वोत्तम मतलब जो सबसे अच्छा होगा वही आप चूज़ करेंगी। तो वो निर्णय लेना कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है, क्योंकि आप सोचेंगे उसके बाद ही उसको चूज़ करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकाचार की आवश्यकता किन कार्यों से होती है। तो देखो, इसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, समग्र ब्रह्मांड और सभी के कल्याण हेतु। दूसरा है अद्वितीय कार्य संस्कृति हेतु। तीसरा है मूल्य प्रणाली की स्थापना हेतु। चौथा है उपरोक्त सभी। तो भारतीय लोकाचार की आवश्यकता इन सभी कार्यों से होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट, भारतीय लोकाचार का सिद्धांत है। तो भारतीय लोकाचार का सिद्धांत है विश्व एक परिवार है और सभी का कल्याण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विज्ञापन के लिए इसमें से कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है। टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएं या रेडियो। अगर प्रचार करना होता है तो टेलीविज़न सबसे बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है। तो देखो, जब एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगता है तो वहाँ की त्वचा की कठोरता एवं उस वहाँ पर निशान बन जाता है। दूसरी बात यह है कि नसों में चोट लग सकती है। तीसरी बात यह है कि रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर भी चोट लग जाती है। तो इस तरीके से अगर एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाया जाए तो ये तीनों समस्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनिवेश का अर्थ है कि सार्वजनिक निवेश को हाथों में बेच देना। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। सार्वजनिक निवेश को किसके हाथों में बेच देना। तो प्राइवेट एंटरप्राइज यानी निजी उद्यम के हाथों में बेच देना विनिवेश का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। विदेशी कंपनियों, प्रौद्योगिकी, पूंजी आदि के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने को क्या कहा जाता है। तो उसको ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण कहा जाता है, क्योंकि जब से हम वैश्वीकरण हुए हैं, मतलब आज के टाइम में आप देखिए कोई भी कंपनियां हैं विदेश में भी बेच सकती है अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को। तो इससे क्या है कि देश विदेश में जाना, व्यापार करना, ये सब कुछ वैश्वीकरण के द्वारा ही आसान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो 1991 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में आमतौर पर सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है। तो ये उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, एक क्वेश्चन अभी आपका जो 32 वाला था वो पूछ रहा है भारत में आर्थिक सुधार की स्थापना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो आपका राइट आंसर था वहाँ पे 1991। अगर आप पहले OMR शीट पर भरने से पहले पूरे क्वेश्चन को रीड कर लें, उसके बाद इस पे आप निशान लगा के उस पर भरें, तो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपका 32 वाले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, BPO का मतलब है, मतलब कि BPO का फुल फॉर्म क्या है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है, वैश्वीकरण से क्या सुधार हुआ है। तो देखो, वैश्वीकरण से हुआ है सुधार कि उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ। तीसरी बात यह है कि विदेशी निवेश में भी सुधार हुआ है। विदेशों के साथ भी व्यापार करना, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, गुड्स और सर्विसेज को विदेश में भी बेचना, कमाना, ये सब कुछ आसान हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी राइट आपका आंसर है। तो इसलिए 4 वाला राइट हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया नवीनतम कर कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो लागू किया गया नया टैक्स है वो वस्तु एवं सेवा कर है, यानी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो क्विक हिल भी है, एम कैफी भी है, नॉर्टन भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो सिस्टम हैक जब किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें विधि है पासवर्ड को क्रैक करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक भोजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो कीटनाशकों का प्रयोग इनके बीच मुख्य अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ज्यादातर डॉक्टर ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो कैसे भोजन का सेवन करना डॉक्टर मानते हैं कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है? तो मीठा भोजन, डॉक्टर मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठे भोजन को खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ISO में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ISO में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो BIS करता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, BIS। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ नोट किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वाहन उत्सर्जन मानदंडों को क्या कहा जाता है? तो उसको भारत स्टेज कहा जाता है, यानी BS कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खाद्य मानक स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य देखो क्या है आपका। पहला ऑप्शन है भोजन में अनुचित व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा है भ्रामक अथवा कपटी उत्पाद को रोकने के लिए। तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जोखिम की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये आपका राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है दोनों, 2 एंड 3। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इको मार्क सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, चिड़ियाघर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक और नवीकरण संसाधन है? तो पानी या जल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। पौधे, कैटरपिलर, पक्षी किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है फूड चेन का। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो फूड वेब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। इसी तरह से टॉपिक से आपके भी प्रश्न आएंगे, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्षय का अर्थ है टूटना या विघटित होना। तो क्या टूटना या विघटित होना क्षय का अर्थ है? तो अपशिष्ट पदार्थों का टूटना क्षय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशी या एक दिशात्मक में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट के सिवाय सभी यथास्थिति संरक्षण के प्रयास हैं। तो चिड़ियाघर के सिवाय सभी यथास्थिति संरक्षण के प्रयास हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है। तो इसमें शामिल है चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और जर्म प्लाज्म बैंक, ये तीनों ही इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो यहाँ पे 3 गैसों का नाम दिया जा रहा है, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो देखो, मीथेन को भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 दोनों आपका राइट है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दोनों 1 और 3 ये वाला आपका सही आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों के कचरों का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो खाद बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधजलीय कार्बन कण किसका कारण बन सकते हैं? तो ये कारण बन सकते हैं श्वसन संबंध समस्या का। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर जो देखिए कौन सी समस्या है यहाँ पर ऑप्शन में से?
जो अधिक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संसाधन खपत में वृद्धि। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। तीसरा है भोजन और ऊर्जा की कमी। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो तंबाकू की जो लत लग जाती है वो निकोटीन के कारण हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका, निकोटीन। अगला है कृषि वानिकी प्रणाली क्या है। तो एक प्रणाली जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है उसे कृषि वानिकी प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखो, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो रियो में आयोजित किया गया था, जो ब्राज़ील में स्थित है। 1992 में वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखो, चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कचरे को न्यूनतम तक कम करना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उद्यमी के क्या कार्य हैं, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जोखिम वहन करना, यानी रिस्क को बियर करना भी उसका एक काम है। जब तक वो रिस्क को बियर नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा, तब तक वो एक एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम उसका है कि वो रिस्क को उठाएगा। दूसरा कार्य ये है उद्यमी का कि वो इनोवेशन करेगा, यानी नवाचार करेगा। अपने व्यवसाय के क्षेत्र में नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करके उसको लेकर आएगा। क्योंकि देखो, जब भी कोई कंपनी या कोई व्यवसाय नई नई चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो उनके लाभ कमाने की जो संभावना होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी उद्यमी का एक कार्य है। तीसरा है आयोजन एवं प्रबंध करना। एक उद्यमी को चाहिए कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, अच्छे से मैनेज करे, ताकि उसके लाभ की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जाएं और लोग मार्केट में, बाजार में उसको पसंद करें और उसकी गुडविल बढ़े। तो ये सब एक उद्यमी के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। यहाँ तरह लिखा है मगर तहत होगा। तो एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत 2010 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य का पहला उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि गरीबी को समाप्त किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हैं। तो इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, 17 लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है ईएमएस के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत देखो ये सारी गतिविधियां आती हैं। पहला है पर्यावरण उद्देश्य लक्ष्य को स्थापित करना, ये भी आता है। उसके बाद है एक पर्यावरण नीति को स्थापित करना, ये भी ईएमएस के अंतर्गत आता है। और प्रारंभिक पर्यावरण की समीक्षा करना भी इसी के गतिविधि के अंदर आता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएमएस के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखो ईएमएस के ये सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि संसाधन उपयोग को कम करके लागत कम करना है। दूसरा फ़ायदा ये है कि परिचालन दक्षता में सुधार करना है। तीसरा फ़ायदा ये है कि वेस्ट आउटफिट को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक यूआई का पूर्ण रूप क्या है। एक यूआई का पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। तो फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यदि आप वायु गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको पटाखे जलाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पटाखे जलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका, मतलब ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो इसका ये आवश्यक क्यों है, विकास के पर्यावरणीय प्रभाव सार्वजनिक हित में होने की वजह से ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है EIA की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत भारत में 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय ऑडिटर की भूमिका क्या है। तो देखो जो पर्यावरणीय ऑडिटर होते हैं उनकी पहली भूमिका है पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानना। दूसरी भूमिका है उपायों को क्रियान्वित एवं उत्पादित करना। तीसरी भूमिका है दस्तावेज को तैयार करना।
तो ये तीनों ही पर्यावरणीय ऑडिटर की भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है EMS स्टैंड फॉर, यानी कि EMI का तात्पर्य क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है पर्यावरण प्रबंध प्रणाली, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण, और ये किया गया था प्रोटोकॉल कब, 1987 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका, ओजोन परत का संरक्षण। तो ये 75 MCQ मैंने आपको बताए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।